दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मध्य प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनका जन्म हुआ धनु लग्न में और लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं। लग्न बना धनु का, नवमांश बना सिंह का और दशमांशा बना वृषभ का। इससे पहले कि मैं आपको कुछ और भी चीज़ें जो ग्रह अंदर बैठे हुए हैं बनाऊं या बताऊं, आपको दो बातें बताता हूं। किसी भी वर्ग चार्ट का जो लग्न है वो उसका विकसित होना दिखाता है या उसकी प्रवृत्ति दिखाता है। जैसे नवांश कुंडली में अगर लग्न सिंह का बना तो इसका स्पष्ट उत्तर होगा कि पत्नी और दाम्पत्य जो होंगे वो धीरे धीरे बढ़ने वाले होंगे, या फिर वहाँ का सुख स्थायी तो होगा पर संघर्ष पूर्ण होगा। जब लग्न कुंडली मिथुन धनु मीन कन्या और मिथुन की बनती हैं, मतलब द्विस्वाभाविक राशियां जब केंद्र में बनती हैं, तो व्यक्ति स्वभावगत न तो क्रोधी है और न तो शांत है। वो दोनों के बीच का संतुलन है। मतलब एक वर्ग चार्ट अगर उसका लग्न आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपको उसकी प्रकृति समझ आ जाती है। दशमांशा स्थिर लग्न का बना है। दशमांशा कुंडली जो बनी है वो स्थिर लग्न में स्थिर राशि बनी है। मतलब करियर का जो क्षेत्र होगा वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक उसी तरीके से नवांश कुंडली का लग्न सिंह का बना है। मतलब स्त्री जो पत्नी होंगी, जो स्पाउस है, वो सिंह की भांति व्यवहार करने वाला या कठोर कलह का मार्ग दिखाने वाला, ऐसा हो सकता है। सिंह लग्न का नवांश बनना, मेरी बातें ऐसे 100% सत्य नहीं होंगी, पर अगर लग्न और सप्तम या जो स्थिति नवांश कुंडली की बनी है अगर वो कमजोर बन रही है तो 100% फिर ये बात सही हो जाएगी। आपके किसी भी वर्ग चार्ट का लग्न उस वर्ग चार्ट के सफलता और असफलता का आईना होता है। व्यक्ति का दाम्पत्य, अब सामान्य बात है कि शुभ ग्रह का लग्न तो बना नहीं है। यहाँ पे आप होते हैं, जो लग्न कुंडली होती है वो जातक स्वयं होता है, और नवांश कुंडली जो होती है वो उसके सामने वाले स्पाउस की कुंडली होती है। तो स्पाउस की जो कुंडली बनी वो सिंह लग्न की बन गई, मतलब कलह कारण, कलह देने वाली। और लग्न कुंडली जो बना वो दार्शनिक बना। अब व्यक्ति जो है वो झगड़ालू नहीं है, वो झगड़ा नहीं करना चाहता है, वो किसी भी तरीके से संतुलन बनाना चाहता है, किसी भी तरीके से अपने जीवन को एक नया रास्ता देना चाहता है, करियर को आगे बढ़ाना चाहता है, बल देना चाहता है, दार्शनिक है, सबका हित चाहने वाला है, चिंतन करने वाला है, बहुत ज़्यादा उस पर हिड़क बर्दाश्त नहीं होता, समाज का पथ प्रदर्शन करने वाला होता है, पथ प्रदर्शक होता है, गंभीर होता है, मुद्दों पे बहुत ही भारी और गहरी राय रखने वाला होता है, अपने से बड़ों का आदर करने वाला होता है, अपने माता और पिता के नेत्रों में कभी भी आंसू नहीं देखने वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा सामाजिक और समाज में नाम अर्जित करने वाला होता है। ऐसे लोग शिक्षक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, साधु संत महात्माओं की श्रेणी में जाने वाले होते हैं। इनके दाम्पत्य का सुख उतना नहीं मिलता, या उतना ये उसमें घुसे हुए भी नहीं रहते हैं दाम्पत्य जीवन में। और नवांश कुंडली में सिंह लग्न का नवांश बन जाना और लग्नेश का जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति गुरु के साथ परिवर्तन कर लेना, मतलब अब जो सुख मिलेगा वो एक तरफा भी मिल जाएगा। प्रेम तो है पर वो किसी तीसरे या दूसरे व्यक्ति के कारण उसमें मतभेद भी है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताऊंगा, दक्षिणायन में जन्मे जो लोग होते हैं उनके जीवन में पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है, और पापक ग्रहों के प्रभाव को बढ़ने के कारण, उनके प्रभाव में वृद्धि होने के कारण अब व्यक्ति के जीवन में समस्याएं भी आती हैं। शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के चंद्रमा पापक ग्रह होते हैं। मतलब शनि मंगल राहु केतु तो अकेले नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह हो गए, पर अब चंद्रमा भी उसमें पापक ग्रह की सम्मिलित स्थिति में चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि इस कुंडली में 5-5 पापक ग्रह हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा,
तो बुध जो है वो 12वें और सूर्य भी जो है वो 12वें। इसका अर्थ है कि सूर्य, बुध और गुरु तीनों जब 12वें जाएंगे तो पापक प्रभाव और बढ़ जाएगा, जिससे जीवन में आने वाली चुनौतियां, चाहे वो दाम्पत्य को लेकर के हो, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण को लेकर के हो, चाहे घर पे जो कलह का वातावरण होता है उसको लेकर के हो, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, पारिवारिक स्तर पे होने के साथ साथ किसी भी स्तर पे बात करते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य के भी मामले में ये अब कुंडली को कमज़ोर कर देते हैं। और खास करके जब जन्म कुंडली में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो, अब ध्यान से समझिएगा, इनका जन्म होता है चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। ये नक्षत्र वस्तुतः वरुण देवता का है, इसके जो स्वामी देवता हैं वो जल के देवता वरुण हैं। ऐसे लोगों को जिनका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है उनको कभी भी जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और ओम अद्भ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। गुलाब के पुष्प की माला ठाकुर जी पे अर्पित करनी चाहिए। हो सके तो सोना, चांदी और घी और पकवान, मालपुआ आदि का दान अमावस्या को आवश्यक रूप से ब्राह्मण को करना चाहिए। गुलाब के पुष्प की माला स्वतः ठाकुर जी को अर्पित करिए और गुलाब के पुष्प का जड़ अगर मिल जाए तो उसको अपने गले में भी धारण करिए। इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो कपास का जो पौधा होता है उसका भी जड़ आप धारण कर सकते हैं। दोनों में से जो मिल जाए आप धारण कर सकते हैं, पर कोई एक ही धारण करना है। इसके साथ साथ क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, पर ये थोड़े कम कम से हैं, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा इसके कारण व्यक्ति का चरित्र खराब नहीं होगा। राशि और लग्न जब सेम हो जाते हैं, लग्न और राशि सेम है, धनु राशि बनी, धनु लग्न बन गया, लग्नेश और राशि गुरु हैं और 12वें बैठ गए। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम बनाया था, लगभग ये बात हर कुंडली विश्लेषण में कहता हूं कि सूर्य और बुध जन्म कुंडली के 9वें, 10वें और 11वें में अतिरिक्त और श्रेष्ठ परिणाम करते देखे गए हैं, लेकिन 12वें भाव में उनका प्रभाव समाज पे कमजोरी से पड़ता है। जिस जातक की कुंडली में गुरु भी 12वें हों, बुध और सूर्य भी 12वें हों, वो अपने व्यक्तित्व पे कई बार काम नहीं कर पाता है या कई बार उसका व्यक्तित्व दब्बूपन या डरपोक प्रवृत्ति का हो जाता है। इतना ही नहीं, कई बार उसको जहाँ क्रोध करना चाहिए वहाँ वो क्रोध नहीं करते देखा जाता है और जहाँ नहीं करना होता है वहाँ उसको अपनी सारी ऊर्जा लगाते हुए भी देखी जाती है। ये कुंडली बीच में खड़ी है, एक तरफ आप अच्छे भी हैं कुछ लोगों के लिए और दूसरी तरफ आप बहुत ही बुरे हैं कुछ लोगों के लिए। अब इस बीच में आपको सबसे ज़्यादा आत्मसंतुलन और दोनों के बीच में संतुलन बनाने पे काम करना होगा। धनु लग्न की कुंडली कमजोर नहीं होती है, पर खास करके जिस जातक की कुंडली में गुरु और सूर्य केंद्र में नहीं बैठे हों, वो लाख अच्छा हो पर फिर भी कोई उसका विश्वास नहीं कर पाता या वो समाज का प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, बुध और गुरु 12वें हों, उसको सबसे ज़्यादा अपने व्यवहार पे चिंतन करने की आवश्यकता होती है। व्यवहार कुशल बनाना है और कई बार आप किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के कारण, हो सकता है कि आपके दाम्पत्य में जो जन्म कुंडली का 7वां भाव है और जन्म कुंडली का जो 4था भाव है, ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली का जो 4था भाव है जहां मीन राशि बनी है, जिसके स्वामी 12वें हैं और उस राशि के अधिपति के ठीक 12वें शुक्र और राहु बैठे हैं और इस भाव के जो स्वामी देवता हैं वो यहीं बैठे हैं, तो माता, पिता, बहन और भाई, साथ ही साथ मामा, मामी, इन लोगों के कारण कई बार आपका घर बिगड़ता हुआ भी देखा जा सकता है। जन्म कुंडली के 4थे भाव को पापकर्त्री का लगना आपके माता के कारण और आपके माता पिता के कारण आपके दाम्पत्य में कठोरता या परेशानी भी देखी जा रही है। यही संतुलन बनाने की आवश्यकता है। इस वजह से कई बार आपका दाम्पत्य विच्छिन्न हो रहा है और परेशान भी हो रहा है। एक बात और हो सकती है, अगर मैं जहां तक जानता हूं कि दुनिया का ऐसा कोई भी माता और पिता नहीं होगा जो अपने हाथों से अपने बच्चे का दाम्पत्य बिगाड़ना चाहे, पर परिस्थितियां और कुंडली में बैठे ग्रह सब कुछ करवा देते हैं। रामचरितमानस में कैकेयी का पात्र उठा करके आप देख सकते हैं। उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वो भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगेंगी, पर वस्तुतः कुंडली में बैठे ग्रह, देवताओं की इच्छा और साथ ही साथ दैव का मत, जो दैव होते हैं वो सारा जगत दैव के अधीन है। तो आपकी कुंडली में यहाँ पे जो 4th भाव को पापकर्त्री लगा है, इस वजह से घर में कलहपूर्ण वातावरण आपके जीवन में ही लिखा हुआ। इस कारण से कई बार व्यक्ति का मन मस्तिष्क भयंकर आक्रांत रहता है, उसकी निद्रा
कई बार पारिवारिक दृष्टिकोण के मामले में, पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण, परिवार में बन रही परिस्थिति और स्थिति के कारण घर में कलहपूर्ण वातावरण बन जाता है। अब जो सुख है वो दूर बैठ गया है। सुख जो है, चतुर्थ भाव से सुख का विचार किया जाता है, वो दूर बैठ गया है। साथ ही साथ आप लाख अच्छे हैं, क्योंकि लग्न में ही लग्नेश और राशि का प्रभाव, लग्न और राशि दोनों सेम हो जाने से विकास की प्रक्रिया बढ़ जाती है। और व्यक्ति चाहे जितना अच्छा हो पर वो समाज के लिए अच्छा नहीं हो पाता, वो चाह करके भी अपना प्रभाव समाज में अच्छाई वाला नहीं रख पाता है। पत्नी के साथ, पत्नी जो कारक होते हैं शुक्रदेव, उनके साथ राहु बैठ गए हैं। अब पत्नी के भाव या पत्नी के कारक ग्रह शुक्र के साथ जब राहु बैठेंगे तो पत्नी के कारण व्यक्ति के जीवन में व्ययात्मक स्थितियां होती हैं और उसका लाभ हानि में बदलता है। इतना ही नहीं, पत्नी को बहुत भारी रकम भी चुकानी पड़ती है, मित्र को भारी रकम चुकानी पड़ती है, माता और पिता के कारण माता और पिता को भी भारी रकम चुकानी पड़ती है। रकम का मतलब धन नहीं होता, ऊर्जा, मन, बुद्धि, परिस्थितियां, प्रभाव और आपका अपना व्यक्तित्व सबका क्षरण होने लगता है। इस कुंडली में कमजोरी क्या है कि जन्म कुंडली के नवम भाव पे मंगल, जहां व्यक्ति दिखा दिखा करके कई बार धर्म करता है और अच्छा होने के बावजूद भी उसकी अच्छाई किसी के सामने न तो प्रकट होती है और न तो उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से किसी के साथ बन पाता है। वो हमेशा अपने दिमाग में चीज़ों को लेकर के बहुत ही संतुलन बनाना चाहता है, पर वस्तुतः वो फ्रंट मिलता ही नहीं है। और ये अवस्था क्यों हो रही है? जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव, क्योंकि पापकर्त्री लगा। चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, वो 12वें चले गए और आपका जो तर्क बल था, आपकी जो बुद्धिमत्ता थी, आपका जो साहस था, परिस्थितियों को समझने की शक्ति थी, जो लोगों को अपना बनाने का बल था, जो गुण था, जो गुण आपका प्रकट होता है और दोष आपका छिप जाता है लोगों के लिए, वो सारा का सारा बनी बनाई जो प्लानिंग होती है वो सब ध्वस्त हो जाती है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं आपको आपके ही दोषों के लिए जिम्मेदार कहूंगा। इसमें सिर्फ आपका दोष हो सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको कहीं से भी कमजोर नहीं कर सकता है। हमें अपने आप पे काम करने की आवश्यकता है। यह धनु लग्न की कुंडली है, द्विस्वाभाविक कुंडली है, राशि भी द्विस्वाभाविक बनी है। ऐसी अवस्था में हम कई बार किसी का पुरजोर विरोध नहीं कर पाते, हम बहुत सही तरीके से सत्य के साथ संतुलन नहीं बना पाते हैं और इस वजह से कई बार हमारे जीवन में भूचाल मचा रहता है। आप जब नवांश कुंडली देखेंगे तो नवांश कुंडली के लग्न में लग्न में गुरु का बैठना, और गुरु नवमांश कुंडली के लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बुध बैठे हैं, जो घर में कलह का पर्यावरण बनाते हैं। यहाँ वो कभी भी असंतुष्ट ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि सिंह राशि की कुंडली के लिए एकादशवें भाव का अधिपति चतुर्थ में बैठा है, मंगल से दृष्ट है। अब इस अवस्था में दो बातें और भी होती हैं। ससुराल वाले जो बड़े लोग हैं, सास, ससुर और साला, इन लोगों के कारण भी आपका दाम्पत्य बिगड़ रहा है। ऐसी अवस्था में सिर्फ आपको डायरेक्ट 1 to 1 अपनी पत्नी से बातचीत करनी चाहिए और सीधा मना करना चाहिए बाहर के किसी भी व्यक्ति का आपके जीवन में हस्तक्षेप से। ये बाहर आपके दाम्पत्य को बचाने के लिए अगर 2 मिनट बात करते हैं तो आपके माता पिता भी कई बार बाहरी हो जाते हैं और कई बार उनके भी माता पिता कई बार बाहरी हो जाते हैं। जब आप और आपकी पत्नी ठीक हैं तो आपका परिवार और उनका परिवार भी एक हो जाता है। लेकिन आप और आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक नहीं है तो आप और आपके परिवार भी बिल्कुल अलग हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा प्राथमिक तौर पे सबसे पहले आपको अपने दाम्पत्य को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पिता का दाम्पत्य और आपके ससुर का दाम्पत्य बस चुका है, बसाना आपको अपना है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निस्संदेह इस कुंडली में दाम्पत्य का सुख ना के बराबर, कमजोर या बड़ा प्रतिकूल सा है। दो बातें और भी कहूंगा। आप जब अपनी कुंडली के नवांश चक्र को देखते हैं तो नवांश चक्र के 6वें भाव में शुक्र और शनि बैठे हैं और जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ बैठे हैं, जो गौर करिए सिंह लग्न की कुंडली के लिए तृतीयेश होता है। सिंह लग्न की कुंडली के लिए शुक्र की युति जब मारकेश ग्रह शनि के साथ होगी तो वो पत्नी को मारने का काम करेंगे। पत्नी से मतभेद, पत्नी के सुखों से वंचित या पत्नी के प्रभावों में कई बार निकृष्टता देखने को मिल जाती है। इसका अर्थ होगा कि नवांश कुंडली में राहु का प्रभाव लग्न पे, गुरु का प्रभाव गुरु से राहु से प्रभावित हो रहे हैं। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठे हैं, जो आपके पत्नी के व्यक्तित्व को एक जैसा नहीं बनाने देते हैं। वो कभी स्टेटमेंट उनका बार बार बदलेगा, षड्यंत्र करने वाली और कई बार आपके खिलाफ खड़ी होने वाली भी दिखाई देती हैं। क्योंकि नवांश कुंडली का द्वितीय भाव चंद्रमा
जहां कन्या राशि में बैठे हैं उनकी एक स्थिति बनती ही नहीं है, वो बार बार बदल रहे हैं। कभी झगड़ालू हैं, कभी आपके लायक हैं, कभी वो आपके बिल्कुल ही लायक नहीं है। मतलब उनका जो स्टेटस है वो बार बार फ्लक्चुएशन में जा रहा है। नवांश कुंडली के 6वें भाव में सप्तम भाव के स्वामी शनि और दशम स्थान के स्वामी शुक्र और तीसरे भाव के स्वामी शुक्र के साथ जब सप्तमेश की युति बनेगी तो ये गड़बड़ करेगा। और ऐसी स्थिति में दाम्पत्य को ही नहीं, आपके व्यापार, आपकी दिनचर्या, आपका प्रभाव, सहन करने की क्षमता और परिस्थितियों के साथ संतुलन बनाने का गुण गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे ये परेशानी हो गई। नवांश कुंडली का लग्न सिंह का बना है, बुद्धिमत्ता बड़ी ज्यादा है और दोनों बुद्धिमान हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ भी होना चाहते हैं, पर बाहरी व्यक्ति के कारण दाम्पत्य में रेल मचा हुआ है। दशमांसा कुंडली में लग्न के अधिपति शुक्र का भाग्य भाव में जाना बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपने भाग्य का सुख प्राप्त कर लेते हैं तो दरअसल जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी 12वें भाग्य भंग योग लगा रहे हैं। और जरा सोच के देखिए तो 12वें भाव के अधिपति नवम में और नवम भाव के अधिपति 12वें, और 12वें भाव के अधिपति मंगल के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, उल्टे वो शनि और केतु से प्रभावित है। तो 12वां भाव जो होता है वो पति और पत्नी के शारीरिक सुखों का होता है, संबंधों का होता है। वहां पे 3 ग्रह बैठे हैं जो तीनों के तीनों अच्छे नहीं होते हैं। और जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी पीड़ित हो रहे हैं मंगल देव, शनि और राहु केतु के संपर्क में आकर के। राहु के संपर्क में क्यों? क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव जन्म कुंडली के मंगल पे है। शनि पहले से देख रहे हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए शनि देव सामान्य ग्रह होते हैं, जहां व्यक्ति मेहनत करके धन कमाता है, पर जैसे ही उस धन को कमा करके अपने घर में प्रवेश करता है कि सुख चैन से अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा, तो घर खाली मिलता है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं 2 लोगों को जिम्मेदार मानता हूं। सबसे पहले ज्योतिषीय तथ्य के आधार पर 4थे स्थान पे बैठे माता जी के भाव, और दूसरे उधर से बड़े साले या सास ससुर, ये 2 लोग आपके घर को परेशान कर रहे हैं। इनके कारण घर टूट रहा होगा, और ये मैं 100% दावे से बात कर सकता हूं। बाकी आप माने ना माने अलग बात है। इसके अतिरिक्त दशमांसा कुंडली में 4थे भाव में गुरु का बैठना और मंगल का 5म भाव में बैठना, ये एक अच्छी स्थिति दिखा रही है, जहां व्यक्ति का कर्म क्षेत्र खराब नहीं है। अब अलग बात है कि दाम्पत्य के कमजोर होने के कारण उसका पूरा फोकस अपने कारोबार पे नहीं हो रहा है, पर वस्तुतः अगर आप दाम्पत्य को हटा देते हैं तो इस कुंडली में करियर का क्षेत्र बिल्कुल ठीक है। हमें इतना और भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी अवस्था में माता और पिता, चाहे उनके हों चाहे आपके हों, इस बात को समझना होगा कि मैं किसी चीज से प्रेरित होकर के ये बात नहीं कह रहा, पर हाँ, सामान्यतः हमारी कुंडली के बैठे ग्रह ऐसी परिस्थिति बना देते हैं कि हमें उसके बीच में संतुलन बनाना पड़ता है। यह आवश्यक होगा और निश्चित रूप से यही बात सिद्ध होगी। मैं यहां बार बार कहता हूं कि इस कुंडली का करियर बिल्कुल ठीक है, इसको लेकर के कोई भी संशय वाली बात नहीं है। दशमांसा कुंडली में भाग्य भाव में शुक्र का बैठना, सूर्य का बैठना, 4th स्थान में गुरु का मित्र की राशि में बैठना बहुत अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं। दशमांसा कुंडली में दशम भाव के स्वामी का 2य भाव में बैठना और चंद्रमा के साथ बैठना जो तृतीयेश हैं, तो व्यक्ति अपने माता और पिता को अपने काम से खुशी देने वाला होता है, उनका खर्च वहन करने वाला होता है। लेकिन जो स्थिति दशमांसा कुंडली के 10म स्थान के अधिपति का 2रे भाव में जाने का बन रहा है, इसके आधार पे चंद्रमा के साथ बैठने के कारण व्यक्ति के कारोबार में छोटे मोटे मतभेद के योग बनते हैं, छोटी मोटी रुकावटें बनती हैं। लेकिन इतनी बात सत्य सिद्ध है कि व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक उसके पास काम रहेंगे और वो काम करता रहेगा, क्योंकि जन्म कुंडली का जो दशमांसा चक्र है वहाँ पे गुरु मित्रवत होके बैठे हैं और 9वें भाव में बैठे हैं सूर्य, जो कर्म को और कर्म के सुख को जातक के जीवन में दर्शाते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं। अभी जो हमारी कुंडली में दशा चल रही है वो मंगल की चल रही है, और मंगल को मैंने पीड़ित बताया है। अवस्था के हिसाब से वो 4 डिग्री के हैं, उनके पास किसी भी शुभ ग्रह का कोई बल नहीं है। उस मंगल की दृष्टि कहाँ प्राप्त हो रही है? जन्म कुंडली के 4थे भाव पे। मंगल की 4थी दृष्टि कहाँ जा रही है? जन्म कुंडली के 12वें भाव पे। और मंगल की 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? शनि पे। अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अगर हम स्वतंत्र छोड़ते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हम व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ते हैं तो वो इंद्र के पद को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो पारिवारिक मामले में अपने पूरे परिवार को एक साथ इकट्ठा करना चाहता है, उसके जीवन में कष्ट की अभिवृद्धि होने लगती है। शनि और मंगल का एक दूसरे को देखना बहुत ज्यादा और लगभग बहुत सारी कुंडलियों में कष्टप्रद ही होता है।
और ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो अब सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं होता है। मंगल पीड़ित हैं, नवांश कुंडली में वो मंगल जन्म कुंडली में वृष राशि में बैठे हैं और वहां वो उनके ठीक पीछे राहु बैठे हैं। इस वजह से भी इस कुंडली के सुख भाव के स्वामी अपना पूरा परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। लग्न कुंडली में आपने पीड़ित देख लिया, नवांश कुंडली में भी उनका प्रभाव कमजोर हो रहा है। दूसरा कि मंगल बैठे हैं मघा नक्षत्र में और केतु इस कुंडली में उसको देख रहे हैं। केतु के प्रभाव में मंगल की स्थिति आने से व्यक्ति कम्युनिकेटिव बहुत अच्छा है। अगर उसको अकेले हैंडल करने दिया जाए सारी चीज़ों को तो बहुत सावधानी से बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है। पर समस्या ये है कि दुनिया के संबंध इस व्यक्ति के संबंधों को बिगाड़ रहे हैं। इसमें किसी को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है। न तो मैं किसी को जानता हूं, आप मुझे भले कार्यक्रम देख करके मेरे पास आए हैं, पर सामान्यतया मैं पर्सनली किसी को नहीं जानता। कुंडली जो होती है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को उजागर करती है और बिल्कुल ही स्पष्ट आईना बना देती है। स्वतंत्र रूप से ये व्यक्ति बिल्कुल ही निश्चल है और अपवित्र बिल्कुल भी नहीं है। पर कुंडली के बैठे ग्रह उसके सगे संबंधियों को, उसके माता पिता को, उसके सास ससुर को और उसके इष्ट मित्रों को जैसे कि उनको उनकी ही नज़र लग जाती है। इस वजह से व्यक्ति का व्यक्तित्व और दाम्पत्य घुटन में चला जाता है। बहुत ध्यान से समझने की बात होगी। हमारी कुंडली में, हमारे घर में सुखद वातावरण का निर्माण हो, इस वजह से शिव जी का अभिषेक होता रहे, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ होता रहे, गीता जी का अध्ययन अध्यापन होता रहे, रामचरितमानस का संपूर्ण संपुट पाठ होता रहे। इसके अतिरिक्त दामयंती की जो दामयंती मंत्र होता है, स्तोत्र जिसको बोलते हैं, उसका पाठ किसी ब्राह्मण से कराया जाए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इस कुंडली में चक्कर आना, कपकपी, बात को सही तरीके से प्रकट न कर पाना, आत्मविश्वास की कमजोरी और क्रोध का असंतुलन इस कुंडली को व्यक्तिगत रूप से परेशान करेगा। बाकी शारीरिक सुखों के मामले में जो पत्नी के साथ देखा जाता है उसका प्रभाव कमजोर है। और खास करके ये बात इस बात पे भी निर्भर कर जाती है कि आपकी कुंडली किस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। व्यक्ति दर्शन को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। यह धनु लग्न की कुंडली है जहाँ किसी का किसी से मतभेद नहीं होता है। ये व्यक्ति सबको आदर देता है, सबके लिए सोचता है, सबका हित चिंतक है, सबके लिए व्यवहार बना करके रखने वाला है और दाम्पत्य के ही कारण अपने कारोबार के भी अड़चन से जूझ रहा है। इस स्थिति में एक ज्योतिषी होने के नाते ग्रह को समझने की थोड़ी सी जो मेरे पास हो सकता है कि थोड़ा सा ही ज्ञान हो, बिल्कुल भी ना के बराबर हो, पर जो स्थिति ग्रह में बनी है आप लोगों को इनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। चाहे वो ससुराल पक्ष के लोग हों, चाहे वो मायके पक्ष के लोग हों, इन लोगों को आगे बढ़ने दिया जाए, पति और पत्नी को आगे बढ़ने दिया जाए। नहीं तो दाम्पत्य बिल्कुल ही कमज़ोर है और इसको रोकने से, बचाने से शायद ही कोई रोक पाए। ऐसी स्थिति बन रही है। अभी के हिसाब से मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई। अब इस कुंडली के और भी चीज़ों को मैं चर्चा में रख दूं तो चंद्रमा से ठीक 12 में गुरु, सूर्य और बुध असंतुलन पैदा करते हैं, स्वास्थ्य परेशान रखते हैं, हेडेक देते हैं, मानसिक चिंता रहती है, कपकपी होती है और व्यक्ति बहुत जल्दी ही नियंत्रण खो बैठता है, अपना प्रभाव लोगों पे जमा नहीं पाता है और प्रायः वो घर का जो एक बच्चा होता है ना, जैसे वो बच्चे की भांति हो उस घर के लिए रह जाता है। चंद्रमा से तीसरे घर में शनिदेव बहुत उत्तम परिणाम देते हैं, जहाँ व्यक्ति का करियर, परिवार अगर वो स्वतंत्र रहे तो, इसके साथ साथ उसका जो ब्रॉड माइंडेड होना है, चीज़ों को समझना है, उसका जो दर्शन है, जो दृष्टिकोण है, जो प्रैक्टिकल होना है, धन मान पद प्रतिष्ठा, माता पिता का सुख आदि, ये बहुत अच्छा देते हैं। चंद्रमा से पंचम भाव में केतु व्यक्ति को धार्मिक, दार्शनिक, बड़ों का आदर करने वाला और समुचित उत्तर ढूंढने वाला बना देते हैं। चंद्रमा से नवें घर में मंगल व्यक्ति को दिखा दिखा करके धर्म करने वाला, अपनी छोटी भी बात को किसी के सामने प्रकट करके अपनी हास परिहास में शामिल हो जाने वाला, अपने मन के उद्गार को कभी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने भीतर दबा करके न रखने वाला और सामान्यतः अपनी समस्या किसी से भी कह देने वाला बना देते हैं। चंद्रमा से एकादशवें घर के शुक्र दाम्पत्य में मतभेद और विवाह के सूत्र में नहीं जाने वाला या विवाह के सुखों से प्रभावों में कमजोरी करने वाला। पत्नी सुंदर होती हैं और कई बार कलह देने वाली भी बन जाती है। चंद्रमा से एकादशवें घर के राहु व्यक्ति को महत्वाकांक्षी और करियर में बल देने वाला बना देती हैं, ये मेहनती भी बनाते हैं।
अब मैं आपको इस कुंडली में नक्षत्र की बात कर दूं तो स्वाति, विशाखा तो नहीं, अनुराधा, भरणी, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, पुष्य और अश्विनी, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दिन इस कुंडली के लिए गुरुवार का और मंगलवार का भी बहुत अच्छा रहेगा। वैसे इस कुंडली के लिए बजरंगबली की पूजा, सूर्य को अर्घ, ओम आदित्याय नमः का जप, ये सब चीज़ें और इतनी सारी बातें। अगर मैं बाकी के अन्य वर्ग चार्ट पे आपका ध्यान लेके आऊं तो हमें खुद पे काम करने की आवश्यकता है और कम से कम अभी 40% काम करने की आवश्यकता है। और वो काम कैसे करेंगे? ग्रंथों के अध्ययन से। आप पुराणों का अध्ययन करिए, ग्रंथ का दान करिए, शहद का दान करिए, चीनी का दान करिए, कोहड़े का दान करिए, गाय का दान करिए, वस्त्र दान करिए, घृत का दान करिए, ये सब चीज़ें दान करिए और ग्रंथों को पढ़िए। इसके अतिरिक्त हमें अपनी वाणी, अपना पैतृक धन और अपने भी धन जो स्व उपार्जित धन है उसकी भी सुरक्षा करनी है। नहीं तो किसी तीसरे व्यक्ति की दृष्टि आपके उस धन पे है जो झपट्टा मारना चाहता है। मेहनती आप बहुत अच्छे हैं। घर का सुख, भवन भूमि वाहन आदि का सुख, माता पिता का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है। इस कुंडली में एजुकेशन में कई बार बाधाएं थोड़ी बहुत रही हैं, हालांकि फिर भी व्यक्ति जितना प्राप्त करना चाहता था उतना उसे मिल गया है। नौकरी इस कुंडली में बहुत अच्छी है। दूसरे नंबर पे व्यापार भी बहुत अच्छा रहेगा। आप व्यापार और नौकरी दोनों कर सकते हैं। रिसर्च पे काम करिए, अपनी मूल समस्या को समझने की कोशिश करिए। जहाँ से चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं उसके तह तक जा करके और बिना किसी को बताए स्वयं से ही अपनी समस्या का हल ढूंढिए। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में भाग्य का बल बहुत अच्छा है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन भाग्य भाव पीड़ित जरूर है, क्योंकि भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 12वें, भाग्य के अधिपति 12वें और भाग्य का स्वामी मंगल या क्या बोलते हैं कि सूर्य परेशान दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में करियर बहुत अच्छा है, सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आपके जीवन से ये दाम्पत्य और विवाह वाला क्षेत्र हटा दिया जाए तो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई है ही नहीं। प्राप्त आप बहुत अच्छा कर लेंगे और जो आपके दुश्मन हैं उनको आने वाले समय में बहुत भोगना भी पड़ेगा, ये बात भी पक्की है। अंक के आधार पर इस कुंडली के लिए 5 अंक बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में अभी जो दशा चल रही है उसके आधार पर अभी बहुत ज़्यादा सावधान रहना है 2025 के दिसंबर तक। उसके बाद आपकी कुंडली में एक और जो समस्या का वक्त रहेगा वो 2028 के नवंबर से लेकर के 29 के जून तक। इसके बाद अभी राहु आने वाले हैं। राहु आपकी कुंडली में जिस अवस्था में बैठे हैं उसके आधार पर उनकी भी दशा में थोड़ा बहुत परेशान होना आवश्यक रूप से देख रहा हूं, जहां व्यक्ति के जीवन में कई बार दाम्पत्य के कारण, पत्नी के कारण और कोर्ट केस कचहरी के कारण व्यक्ति को उलझते हुए भी देख रहा हूं। ऐसी अवस्था में जो भी मामला बना हुआ है उसको 2025 के दिसंबर से पहले चाहे कैसे भी हो सुलटा लेना चाहिए और उसको ठीक करके अपने जीवन को फिर से आगे ले जाना चाहिए। पति पत्नी एक साथ तीर्थ जाएं, मंदिर दर्शन करें, किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आप एक दूसरे के जीवन में न करें और न लाएं। इसके अतिरिक्त अपने दिनचर्या पे काम करें, सूर्य को अर्घ दें। अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए घर में दुर्गा सप्तशती और महामृत्युंजय, घर में पंचगव्य आदि की पूजा, गाय का दान और शिव जी का अभिषेक वगैरह निरंतर घर में होता रहे। इससे घर के प्रायः कलह क्लेश दूर होते हैं। एक बात और भी है, आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति गुरु 12वें हैं और जन्म कुंडली में बुध अस्त हो रहे हैं और चतुर्थ भाव पे मंगल की दृष्टि और मंगल आपकी कुंडली में पीड़ित है। इस वजह से कई बार घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने के कारण घर के पर्यावरण में कमजोरी देखने को भी मिल रही है। अतः हमें अपने घर में किसी वास्तु शास्त्री को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने घर में पूजा पाठ का माहौल, ठाकुर जी की पूजा, सेवा अर्चना का बल बढ़ा दीजिए और नित्य प्रतिदिन जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे की सफाई आप स्वयं से करिए। घर में वास्तु देवता के नाम पे दीपक जलाया जाए, आवश्यक रूप से ये लागू होना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए कुछ और भी बातें बता देता हूं। अगर इस कुंडली में 12वें भाव की जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर धन कोर्ट केस कचहरी में व्यय हो सकता है, सावधानी आवश्यक होगी। कोई भी अच्छा काम करना हो तो सूर्य और गुरु का अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर काम करेगा
संतान को लेकर के भी इस कुंडली में मतभेद देख रहा हूँ, संतति के सुख से प्रायः वंचित होते देख रहा हूँ। इस स्थिति के आधार पे हमें घर में ठाकुर जी की पूजा आवश्यक रूप से करनी चाहिए। ये बातें मैं बता रहा हूँ। इस कुंडली में अभी कम से कम 2025 के दिसंबर तक बहुत अच्छा समय नहीं ही लगभग चल रहा है। इस वजह से हमारी ही चाल हम पे उल्टी पड़ रही है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।